नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस हिंदी साहित्य के सिलसिले में। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ लिया, हम हिंदी साहित्य के अब गद्य विधाओं को पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं में नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र इत्यादि अन्य प्रकार की गद्य विधाओं को पढ़ा। आज जो हमारा विषय है वह है एकांकी। एकांकी जो कि नाटक का ही एक छोटा रूप या नाटक का ही बहुत छोटा रूप जिसको हम एकांकी के रूप में जाना जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे और हम समझेंगे कि एकांकी जो है वह नाटक से किस प्रकार अलग है और उसके जो विषय है वह क्यों नाटक से अलग है। उसको नाटक ही क्यों नहीं कह देते और उसको एकांकी क्यों कहते हैं, इस चीज को भी समझेंगे। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो नाटक है उसमें बहुत सारे दृश्य होते हैं, बहुत सारे अंक होते हैं, तब जाकर वह नाटक बनता है। उसमें कई सारे विषयों का समावेश होता है। जैसा कि आप लोगों ने कहानी और उपन्यास में आपको फर्क पता होगा, उसी प्रकार से एकांकी और नाटक है। जो नाटक है वह समझ लीजिए उपन्यास की तरह बड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे विषय, बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं उसी में। लेकिन जो एकांकी होती है वह एक चीज तक ही सीमित रहती है, एक विषय तक ही सीमित रहती है, उसमें जो पात्र होते हैं वह भी सीमित ही रहते हैं। तो हमें एकांकी को समझना है और पढ़ना है। देखिए, जिस प्रकार से हर अन्य गद्य विधा का उद्भव हमें आधुनिक काल भारतेंदु युग से देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार से जो एकांकी है उसका आरंभ भी हमें आधुनिक काल में भारतेंदु युग से देखने को मिलता है और इसका प्रारंभ भी आधुनिक काल से होता है। तो देखिए, एकांकी का प्रारंभ भी आधुनिक काल में हुआ और अन्य गद्य विधाओं का भी प्रारंभ आधुनिक काल में हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी साहित्य में टोटल 14 प्रकार की गद्य विधाएं हैं, जिसमें से एकांकी भी एक है। और एकांकी को मतलब स्वतंत्र रूप के उसमें जब अपनाया गया 1935 में, जब हमें भुवनेश्वर की रचनाएं देखने को मिलती है, कारवां, जब से हम एकांकी को एक अलग गद्य विधा के रूप में देखते हैं। नहीं तो इससे पहले हम इसको नाटक की तरह ही समझते थे, नाटक का ही एक अंश मानते थे। तो चलिए समझते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, अगर आप एकांकी को पढ़ रहे हैं, नाटक को समझ रहे हैं, तो देखिए चीजों को समझते चलिएगा। ज्यादा फर्क नहीं है, कम फर्क है, लेकिन आप समझ गए तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। एकांकी का अर्थ व परिभाषा। अर्थ देखिए क्या है। अर्थ में एक अंक ई प्लस एक अंक, एक अंक ई प्लस ई, एक अंक वाला नाटक। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। मतलब परिभाषा में हम ऐसे देख सकते हैं, एक अंक वाला नाटक एकांकी कहलाता है। मतलब जिसमें एक अंक हो। एक अंक, अंक क्या होता है इसको समझते हैं पहले। जैसे कि कोई भी नाटक होता है तो नाटक में क्या होता है, बहुत सारे दृश्य होते हैं, अंक होते हैं। मतलब बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कभी जंगल का दृश्य दिखा देंगे, कभी बाजार का दिखा देंगे, कभी राजमहल का दिखा देंगे, तो कभी घर का दृश्य दिखा देंगे, तो कभी नहर के पास का, कभी नदी का, कभी इस जानवरों का। मतलब दृश्य उसमें क्या बदल रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन एकांकी में केवल एक दृश्य। घर के अंदर बात शुरू हुई है तो घर के अंदर ही समाप्त होगी, वहीं पे समाप्त होगी। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जितने पात्र हैं उतने ही रहेंगे, सीमित रहेंगे। उसमें ना पात्र बढ़ेंगे ना घटेंगे। लेकिन एकांकी का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उसका होता है संवाद, डायलॉग, जिसके माध्यम से वह अपने दर्शकों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करता है। तो एकांकी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है डायलॉग, संवाद, जिसको हम कथोपकथन के रूप में जानते हैं और संवाद योजना के रूप में जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है। चलिए अब इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। एकांकी में एक ही घटना, कार्य या समस्या का चित्रण रहता है। संकलन, संकलनत्रय तथा संवाद एकांकी के सबसे मुख्य तत्व है। देखिए, संवाद जो है सबसे मुख्य तत्व है एकांकी का, और संकलनत्रय मतलब जितनी जो चीजें हैं एक बार में इकट्ठी हुई वही सबसे इसकी मुख्य चीजें हैं। और देखिए क्या चीजें हैं। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, काव्य का मतलब ये नहीं है कि काव्य का मतलब कविता। काव्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, मतलब जितनी भी कलाएं हैं 64 प्रकार की, वे सारी की सारी ही काव्य के अंतर्गत आती हैं। इसलिए
काव्य जो है व्यापक शब्द है, कविता जो है सीमित शब्द है। तो काव्य को आप कविता मत समझ लीजिएगा, काव्य का मतलब होता है व्यापक या बहुत सारी चीजों का समावेश ही काव्य है। तो हिंदी साहित्य में हम काव्य का प्रयोग करते हैं, तो एकांकी भी एक प्रकार का काव्य के अंतर्गत ही आता है। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वह क्या कह रहे हैं एकांकी के बारे में। एकांकी में एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासा पूर्व एवं कौतूहल में नाटकीय शैली चरम विकास होकर अंत होता है। मतलब एकांकी एक ऐसा नाटक का विधा है जिसमें कौतूहल रहता है, मतलब एक सस्पेंस बना रहता है हमेशा कि मतलब अब क्या आगे क्या। मतलब ये जो कौतूहल में जो नाटकीय शैली है ना, इसके अंतर्गत रोमांच जो है बना रहता है शुरू से अंत तक, और लोग जो है जुड़े रहते हैं इससे। तो ये रामकुमार वर्मा की स्टेटमेंट है। और देखते हैं एकांकी का जो प्राण तत्व, एकांकी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है उसका संघर्ष। वह हमेशा संघर्ष करता रहता है अपने विषय को लेकर और चीजों को समझाने को लेकर, कि जो संघर्ष इस चीज का होता है कि जो उसके दर्शक है उसके साथ जुड़े रहे, ये नहीं बोरियत हो जाए। अगर आपको एक ही चीज दिखाई जाए लंबे समय तक तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन एकांकी में संघर्ष इसी चीज का रहता है कि उसको एक ही दृश्य दिखाया जाएगा, एक ही अंक में सारी बातों को कहना है। तो इससे क्या है लोग उबे ना, तो जो उसका डायलॉग होता है ना, इसीलिए डायलॉग की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो जाती है, और लोगों को जोड़ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम रोल डायलॉग का ही रह जाता है। इसीलिए जो इसका संघर्ष है वह यही है कि दर्शकों को अपने साथ कैसे जोड़े रख सके, यही इसकी सबसे ज्यादा प्रमुख चीज है। हिंदी एकांकी को नाटक से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। 1935 में भुवनेश्वर स्वरूप के कारवा द्वारा एकांकी का रूप स्पष्ट हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो नाटक है और एकांकी है इन दोनों को अलग विधा के रूप में मानने के लिए, एकांकी को अलग विधा बनने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। और भारतेंदु युग जो 1800, मतलब मान लीजिए भारतेंदु 1850 के बाद भारतेंदु ने जब से लिखना आरंभ किया एकांकी, उसके बाद से 1935 में जाकर के एकांकी को एक अपना नाम मिला और एक स्वरूप मिला है सही। तो काफी लंबा वक्त लगा इसको, करीब 60-70 साल का, और इसने एक अपना अलग रूप ग्रहण किया। और हिंदी एकांकी के विकास क्रम को विद्वानों ने अनेक प्रकार से विभाजित किया है, परंतु सर्वमान्य रूप से इसके क्रमिक विकास को 4 भागों में विभक्त किया गया है। किसी भी चीज को पढ़ने की आसानी के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, बांट देते हैं, जिससे उसको पढ़ना समझना आसान हो जाए। तो विद्वानों ने भी एकांकी को विभाजित किया है पढ़ने की आसानी के लिए और उसको समझने के लिए। तो देखिए एकांकी में हमें क्या क्या चीजें समाविष्ट मिलेंगी और इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसको हम 4 भागों में पढ़ते हैं, वैसे देखा जाए तो 5 भाग हो जाएंगे, लेकिन इसमें भारतेंदु और द्विवेदी युग दोनों को ही एक में कर दिया गया है, और 1875 से 1928 तक इस काल को निर्धारित किया गया है। वही जो दूसरा युग है वह है प्रसाद युग, जिसको 1929 से 1937 तक माना जाता है। देखिए प्रसाद युग 1929 से इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो प्रसाद जो कि एकांकी में सबसे महत्वपूर्ण नाम है, या नाटक में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है और सबसे प्रमुख व्यक्ति के रूप में जो है वह प्रसाद है, और इनकी जो प्रथम एकांकी एक घूट जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी, इसी से इस युग का निर्धारण किया गया है, प्रसाद युग का। उसके बाद देखेंगे प्रसादोत्तर युग, जो प्रसाद के बाद के युग है वह 1938 से 47 तक है। वही देखेंगे स्वतंत्रता बाद का युग, जो 1948 से आज तक हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए चीजों को समझेंगे और देखेंगे। बात आती है कि अब प्रथम एकांकी कौन सा है और हिंदी का जो प्रथम एकांकीकार है वह कौन है। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार, जो डॉक्टर सत्येंद्र है ना, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार के रूप में स्वीकार करते हैं, और इन्हीं की जो एकांकी है उन्हीं की एकांकी को प्रथम एकांकी के रूप में मानते हैं। वहीं जो जयशंकर प्रसाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और अज्ञे ने स्वीकार किया। मतलब 3 लोगों ने, जो देखिए प्रमुख प्रमुख नाम है शुक्ल, नगेंद्र और अज्ञे, इन्होंने जयशंकर प्रसाद को मान्यता दी है, और जो सर्वमत है वह इन्हीं का माना गया है।
इनको इसलिए मान्यता दी गई है क्योंकि जो इनकी पहली रचना है 1929 में एक घूट, उसी के आधार पर इनको प्रथम एकांकीकार माना गया है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है रामनाथ सुमन और डॉक्टर नामवर सिंह ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को रामनाथ सुमन, डॉक्टर नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और जो आधुनिक एकांकीकार के रूप में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को ही स्वीकारा गया है। जिनकी एकांकी रचना है बादल की मृत्यु, जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी। इसी के आधार पर हम इनको आधुनिक एकांकीकार के रूप में जानते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। वही देखेंगे कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग में हमें क्या स्थितियां, क्या विषय और कौन कौन जो मुख्य एकांकीकार है वह हमें देखने को मिलते हैं। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, देखिए भारतेंदु और द्विवेदी इसके अंतर्गत दोनों ही है। तो देखिए 1875 से 1828 तक का समय निर्धारित किया गया है और इसको हम प्रथम चरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस युग में भारतेंदु प्रमुख एकांकीकार के रूप में स्वीकार किए गए हैं। सर्वाधिक एकांकी भारतेंदु ने प्रस्तुत की है। जो सबसे ज्यादा एकांकियां लिखी है वह भारतेंदु ने खुद ही लिखी है। जैसा कि हमें पता है कि भारतेंदु ने नाटक लिखने से प्रारंभ किया था और एकांकियां उन्होंने सबसे ज्यादा लिखी। मतलब अन्य गद्य विधाओं, जो गद्य विधाएं हमें देखने को मिलती है आधुनिक काल में, भारतेंदु की देन ही देखने को मिलती है और उनके ही प्रोत्साहन स्वरूप हमें ये जो गद्य विधा है इसका विकास देखने को मिलता है। इस युग के एकांकीकारों ने प्रचलित परंपराओं, कुप्रथाओं और सामाजिक समस्याओं को आधार बना करके एकांकियां लिखी। इस युग के प्रमुख एकांकीकार है। देखिए इस युग में जिन विषयों को आधार बनाया गया वह देखिए उस दौर की समस्याओं को आधार बनाया गया। इस युग में चलने वाली जो चीजें थी, इस युग में जो व्याप्त थी, उन चीजों को आधार बना करके एकांकी या नाटक लिखे गए। जैसा कि हम भारत दुर्दशा देखते हैं नाटक, उसमें जिन जिन चीजों को दिखाया गया उन्हीं सब विषयों को एकांकी के रूप में छोटे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। कुप्रथाओं को बहुत ज्यादा व्यापक दौर पर दिखाया गया और उनको मतलब खत्म करने का प्रयास किया गया। सामाजिक समस्याओं को दिखाया गया और लोगों के अंदर जो जो उनका विकास न होने का कारण आलस्य, कामचोरी, उन सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की गई। इस युग के जो महत्वपूर्ण एकांकीकार है वह कौन कौन से हैं देखिए। काशीनाथ खत्री, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद आदि। जो हमें सबसे महत्वपूर्ण एकांकीकार देखने को मिलते हैं द्विवेदी और भारतेंदु युग में, वह ये सारे रचनाकार हमें देखने को मिलते हैं और इनकी ही रचनाओं को इनकी एकांकियां भी हम इसके अंतर्गत देखते हैं। वही जो द्वितीय चरण है जिसको हम प्रसाद युग के नाम से 1929 से 1937 के रूप में देखते हुए, देखिए इस युग में क्या और किस प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलेगी। इस युग के प्रमुख एकांकीकार प्रसाद एक घूट, ये एक घंट नहीं है, एक घूट है। एक घूट से प्रारंभ होता है। इस युग में पाश्चात्य शैली का अनुकरण किया गया। जो पाश्चात्य की शैली थी, जो मतलब पाश्चात्य जगत की दूसरी दुनिया जिसको हम कहते हैं, उसकी जो शैली थी उसका अनुकरण किया गया, उसको अपनाया गया और समाज के तत्कालीन अवस्था का चित्रण किया गया। जो समाज में, समझिए प्रसाद के समय पे गांधी युग चल रहा है और गांधी युग को समाज में मतलब दिखाने की कोशिश की गई है नाटकों से और उनके एकांकियों के माध्यम से। समाज की तत्कालीन अवस्था का चित्रण इस युग में एकांकियों में मिलता है। प्रसाद जी द्वारा रचित एकांकी सज्जन, कल्याणी, परिणय और प्रायश्चित आदि है। जो प्रसाद की प्रमुख एकांकियां हैं वह सज्जन, कल्याणी, परिणय और प्रायश्चित इनकी प्रमुख एकांकियां हैं। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के प्रथम एकांकी का प्रकाशन 1930 में हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है इनको आधुनिक एकांकीकार के रूप में जाना जाता है और इनकी जो रचना है वह कौन सी रचना है, इनकी जो रचना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो रचना है 1930 में बादल की मृत्यु। तो
देखिए, बद्री नारायण भट्ट, सुदर्शन, राधेश्याम मिश्र एवं जे.पी. श्रीवास्तव आदि इस युग के प्रमुख एकांकीकार हैं। और ये सब जो एकांकीकार हैं, ये प्रमुख एकांकीकार है प्रसाद युग के बाद के एकांकीकारों को हम देखते हैं कि प्रसाद युग के बाद के जो मुख्य एकांकीकार है वह कौन है। तो प्रसादोत्तर युग जो 1938 से 1947 स्वतंत्रता युग तक मानते हैं, जिसको हम तृतीय चरण के रूप में देख सकते हैं, इस समय एकांकी अपने यथार्थ रूप में सामने आई। प्रसाद ने एक बेस दिया, एक नींव तैयार की एकांकी के लिए, नाटक के लिए, और उसका जो विकास है वह उसके आगे वाले काल में हमें देखने को मिलता है। तो जो नींव तैयार करके गए प्रसाद, उसके बाद का जो विकास है उनके बाद के आने वाले रचनाकारों ने किया, और उसी को आधार बना करके उन्होंने नाटक, एकांकी और कहानी और इन सभी चीजों को परिपक्व करने की कोशिश की। तो देखिए क्या है, इस समय एकांकी अपने यथार्थ रूप में सामने आई। युद्ध की विभीषिका तथा बंगाल के अकाल ने एकांकीकारों को झकझोर दिया था। जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1938 और 1900 द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था ये। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मतलब विभीषिका हुई थी, उसको लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया था कि नहीं, मतलब, और जो बंगाल में एक तरह से जो अकाल पड़ा था, जिसमें कहते हैं 30 लाख लोग केवल और केवल भुखमरी से मर गए थे। भुखमरी इसलिए हुई थी कि जो बंगाल में जितना भी खाने पीने का जो सामान था, खाद्यान्न था, वह अंग्रेजों ने अपने सैनिकों के लिए भेज दिया था, और वहां पे लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाया था, इसलिए भुखमरी के कारण वो मर गए थे। तो इन सभी चीजों ने जो साहित्यकार थे, रचनाकार थे, उनको झकझोर दिया था अंदर तक, और उन्होंने ऐसी एकांकियां लिखी जिससे समाज में नव चेतना को बढ़ाया जा सके और समाज को जागरूक करने की कोशिश की जा सके। तो देखिए, इस युग के जो प्रमुख एकांकीकार है वह कौन है, और हम उनको देखते हैं। तो देखिए, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश, वृंदावन लाल वर्मा आदि। मोहन राकेश जो है एक प्रमुख नाटककार और एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनको प्रमुख एकांकीकार और नाटककार इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकी जो रचनाएं होती हैं वह इतनी सिंप्लिसिटी या सादगी से भरी होती है और इतने यथार्थवादी होती है कि उसको परफॉर्म करना किसी भी स्टेज के लिए आसान होता है। किसी भी रंगमंच पर उनके नाटकों को खेला जा सकता है। वही जो प्रसाद के नाटक है, उनको रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना जाता। क्योंकि उनके नाटकों में इतने दृश्य और इतने मतलब अंकों का समावेश होता है कि वह संभव ही नहीं है कि वो हम किसी नाटक के स्टेज पे रंगमंच पर दिखा सके। वही मोहन राकेश के जो नाटक होते हैं, उनकी जो एकांकियां हैं, वह इतनी साधारण है कि उसको हम नुक्कड़ नाटक या किसी गली कूचे के कोने पर भी हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए जो मोहन राकेश है वह प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं और नाटककार और एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। तो हमें एक पॉइंट और देखने को मिला। और देखिए, जो स्वतंत्रता के बाद 1948 से अब तक का युग है, जिसको हम चतुर्थ चरण के रूप में देखेंगे, इस युग के एकांकीकारों का दृष्टिकोण प्रगतिवादी था। पूंजीवाद के विरोध के स्वर मुखर होने लगे थे। देखिए, जिसको हम स्वतंत्रता, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान में मार्क्सवाद के रूप में जानते हैं, उसी को हिंदी साहित्य में हम प्रयोगवाद या प्रगतिवाद, इन दोनों ही कालखंडों में हम देखेंगे कि मार्क्स की जो धारणा है, जो मार्क्सवाद है, वह इनकी रचनाओं में कूट कूट कर भरा हुआ है। और इतने अभिप्रेरित दिखते हैं ये मार्क्स के विचारों से कि मतलब केवल इन्होंने मजदूर, किसान और शोषित वर्ग के बारे में ही लिखा है। तो देखिए क्या है कि पूंजीवाद के विरोध के स्वर मुखर होने लगे थे। इस काल में एकांकियों को राजकीय प्रोत्साहन मिला और सरकार ने भी प्रोत्साहित किया एकांकी लिखने के लिए। संगीत नाटक अकादमी एवं 1958 में दिल्ली में स्थापित हुआ और मतलब अकेडमी खुली, क्लब खोले गए, जिससे इन सभी चीजों को प्रोत्साहित किया जा सके और
इन सभी चीजों को अच्छा बनाने की कोशिश की जा सके। देखिए, तरंग, रंग योग, विहार थिएटर, रंग भारती आदि नाट्य कला से संबंधित कई पत्रिकाओं के प्रकाशन द्वारा एकांकी को बल मिला। और जिस प्रकार से इसके लिए एकेडमी खोली गई, थिएटर खोले गए और सरकार ने इसको सपोर्ट भी किया, और ये जो तरंग है, रंग योग है, विहार थिएटर, रंग भारती, इस प्रकार की नाट्य कला से संबंधित पत्रिकाएं भी आई, तो इससे भी क्या है, इसका प्रचार प्रसार हुआ और लोगों के अंतर्गत एक जागरूकता बढ़ी। देखिए, मोहन राकेश का नाम इस काल के एकांकीकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हिंदी एकांकी आज अपने यौवन पर है। मतलब आज का जो दौर है एकांकी का, एक तरह से मतलब यौवन अवस्था है उसकी, मतलब अपने उत्कृष्ट समय में एकांकी आज के समय में हमें देखने को मिलती है। देखिए, अब एकांकी के तत्व, अगर आपसे कभी कोई प्रश्न पूछे एकांकी के ऊपर कि एकांकी का विश्लेषण कीजिए या एकांकी जो है उसके तत्वों के आधार पर कोई भी इंफॉर्मेशन दीजिए, तो देखिए, जो नाटक है, कहानी है, उपन्यास है और एकांकी, इन सभी में जो तत्व है वह मूलतः समान है। एक आध तत्व ही अलग है, बाकी सारे इक्वल ही है। तो देखिए, इसके अंतर्गत 7 तत्व आते हैं जिस प्रकार से नाटक में आते हैं। तो कथा वस्तु, जिसको हम कथानक भी कहते हैं, कि किसी चीज की पहले तो कोई कहानी होगी, किसी चीज को परफॉर्म करना है तो उसकी एक कहानी होनी चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए। तो कथा वस्तु के अंतर्गत हम उस चीज को देखते हैं और उस चीज को बताते हैं कि कहानी कैसी है और कथा वस्तु क्या है। तो पहले वो सारी चीजें आती है, उसके बाद आता है कथोपकथन या संवाद, उसके बाद आती है जो डायलॉग है, जो उसके अंदर संवाद हो रहे हैं, जो बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह किस प्रकार की है, और जो डायलॉग है वह एक दूसरे से संगत है, जुड़े हुए लगते हैं, या कोई कुछ और कह रहा है, दूसरा आदमी उसका कुछ और जवाब दे रहा है, तो इस बात को हम आधार बनाते हैं। वहीं जो तीसरी बात आती है इसमें पात्र एवं चरित्र। देखिए, नाटक को समझने की कोशिश कीजिए। एक कहानी है, कहानी के अंदर जो डायलॉग है वह एक तो संगत होने चाहिए, मतलब कोई कहानी चल रही है तो डायलॉग जो है उसी से रिलेटेड होने चाहिए, और कोई आदमी कोई किसी को कुछ बोल रहा है तो उसी का जवाब उसको मिलना चाहिए, ना कि ये कि मैंने कुछ और बोला उसने जवाब किसी और चीज का दे रहा कुछ और, मतलब कुछ समझ में ही ना आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही जो पात्र और चरित्र जो है उसी से मिलते जुलते होने चाहिए, नाटक से ही। अगर हम गांव की बात कर रहे हैं तो जो पात्र और चरित्र होने चाहिए वह गांव के लोग ही लगने चाहिए, ये नहीं कि शहर से आए हुए जीन्स पैंट ये सब पहने हुए लोग हैं। तो गांव की अगर बात हो रही है ना, तो उसमें जो पात्र है वह गांव के ही होने चाहिए और वहां की ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये चीजें जो है अच्छा बनाती है किसी भी नाटक को और एकांकी को। देश काल वातावरण, और जिस समय की बात की जा रही है, अगर हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज के समय की, तो उस समय का परिवेश भी लगना चाहिए, कि उस समय की बोलचाल वाली भाषा होनी चाहिए, उस समय का पहनावा होना चाहिए, उस समय का कल्चर दिखना चाहिए, संस्कृति दिखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। भाषा शैली, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, अगर पात्र किसान है ना, या पात्र मजदूर वर्ग का है, तो उसकी जो भाषा होगी वह उसी लायक होनी चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी जो है किसान है और वह बोल रहा है अंग्रेजी, या एक आदमी किसान है और वह भाषा ऐसी प्रयोग कर रहा है जो मतलब उस पर सूट नहीं कर रही। एक जो आम आदमी, एक जो आम किसान है, वह उसकी भाषा नहीं है। एक्सेप्शंस को हटा दे तो इसमें इन सभी चीजों को स्वीकार नहीं किया जाता है। और उद्देश्य, किसी भी नाटक रचना या किसी भी चीज का एक उद्देश्य होता है, मोटिव होता है, तो वो किस मोटिव से लिखी गई है इस चीज का उसके अंदर मतलब समावेश, मिला जुला उद्देश्य होना चाहिए उसके अंदर। ये नहीं उद्देश्य अलग से नहीं, उद्देश्य उसी के अंदर घुला मिला होना चाहिए नाटक के अंदर, एकांकी के अंदर, ताकि लोगों को खुद ही समझ में आ जाए कि हाँ, इस एकांकी या नाटक के माध्यम से हमें ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और अभिनेता, जो नाटक है वह ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम नाटक कर रहे हैं, वह ऐसा लगना चाहिए कि बस ये सारी चीजें हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है और ये सभी चीजें जो है यथार्थ है, ये सभी चीजें जो है वर्तमान में घटित हो रही है, ये सभी चीजें बनावटी नहीं है, बनावटी नहीं लगना चाहिए। तो ये इन सभी चीजों के आधार पर, हम तत्वों के आधार पर किसी का भी विश्लेषण कर सकते हैं, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, और इन्हीं के आधार पर हम चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं। तो इनके आधार पर हम चीजों को समझा सकते हैं। और अगर आप अगर एकांकी, कहानी, इन सभी चीजों, इन सभी तत्वों के आधार पर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए,
प्रमुख एकांकीकार एवं उनकी एकांकियां कौन सी है? राधा गोस्वामी, इनकी है भारत माता और अमर सिंह राठौर। वहीं जयशंकर प्रसाद की एक घूट जो कि प्रथम एकांकी के रूप में जाना जाता है। वहीं सेठ गोविंद दास की सप्तरश्मि, अष्टदल और नवरंग। हरिकृष्ण प्रेमी की मातृ मंदिर और राष्ट्र मंदिर न्याय और अन्य एकांकीकार भी हैं। जयशंकर प्रसाद की एक घूट है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है बादल की मृत्यु, जो कि आधुनिक एकांकीकार के रूप में इनको बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एकांकी के रूप में स्वीकारी जाती है। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, दीपदान, इंद्रधनुष, बापू और रिमझिम। वहीं भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की जो एकांकी है श्यामा और वैवाहिक विडंबना और एक साम्यहीन साम्यवादी और पतिता 8:15 और तांबे के कीड़े और इतिहास का केचुल। भुवनेश्वर को हम एक एब्सर्ड नाटककार के रूप में देखते हैं। एब्सर्ड नाटक वह होते हैं जिसका पता ही नहीं लगता कि वह शुरू कब हुआ, उसका अंत कब हुआ, उसका मध्य कब आया और उसका जो उद्देश्य था वह क्या था। तो मतलब उसका पता ही नहीं लगता कुछ की आरंभ कब हुआ। तो भुवनेश्वर को इसमें प्रख्यात माना जाता है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र का अशोक वन, प्रलय के पंख, नारी का रंग और बलहीन, ये जो थे महत्वपूर्ण एकांकीकार के रूप में जाने जाते। देखिए, हमने एकांकी को समझा, पढ़ा और चीजों को समझने की कोशिश की। तो एकांकी जो है एक अंक वाला नाटक है, छोटा नाटक है, हमने इसको समझा और एकांकी के जो तत्व थे उसको भी जाना। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके आधार पर आप नाटक, उपन्यास और एकांकी सभी चीजों को बता सकते हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और जो चीजें मैंने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। और देखिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी अच्छी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज ला सकूं और आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपके लिए जो मैं वीडियोस ला रहा हूं वह आप तक पहुंच सके। और देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्या है मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए इससे भी और अच्छी चीजें ला सकूं। थैंक यू और मिलेंगे अगली बार। जब तक के लिए धन्यवाद।